डेटा स्ट्रीम है और आप उसे छेड़े बिना उस डेटा स्ट्रीम में और ज्यादा इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं और फिर उसे निकालना भी चाहते हैं, तो आप ऐसा ये गैप बनाकर कर सकते हैं। आप एक गैप बनाइए, उससे समय की धारा भी डिस्टर्ब नहीं होगी, उसमें डेटा डालिए और ट्रांसमिट कर दीजिए। बाद में आप वो डेटा निकाल भी सकते हैं और फिर उस डेटा स्ट्रीम को दोबारा जोड़ दीजिए। वो जानकारी बीतते समय में भी नजर नहीं आएगी। आज एक ऐसा लाइट गैप बनाने के लिए जो 1 सेकंड तक टिका रहे, हमें करीब 2,99,338 किलोमीटर लंबी मशीन चाहिए। इसलिए एलेक्स को यह टेनिस मैच जीतने में बहुत परेशानी होगी। मगर अब बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। सिद्धांत के रूप में कई बार प्रकाश को 10⁷ और 10⁸ के फैक्टर में धीमा किया जा सकता है और आने वाले दिनों में उसे और भी धीमा किया जा सकेगा। हम शायद प्रकाश को रोक भी सकें, प्रकाश को ज्यादा लंबे समय तक स्टोर कर सकें, कई सेकंड तक, और फिर उसे छोड़ सकें ताकि वो फिर से प्रकाश की स्पीड पर चल सके। एलेक्स और जेना के कामों में ऑब्जर्वर, प्रकाश और बीतते समय के बीच बड़ा गहरा रिश्ता नजर आता है। मगर सवाल ये उठता है कि क्या प्रकाश तब भी होता है जब उसे देखने वाला कोई ना हो? एक साइंटिस्ट कहते हैं नहीं। उनके मुताबिक समय हमारी उम्मीद से काफी बाद में शुरू हुआ था। आपके साथ भी ऐसा हुआ ही होगा कि अंधेरे कमरे में आपकी नींद खुली और आपको समय का अंदाजा ही नहीं मिला। आप कुछ मिनट के लिए सोए थे या कई घंटे तक। जब हम सोए रहते हैं तब हमें बीतते वक्त का अंदाजा नहीं होता। शायद ब्रह्मांड भी कुछ इसी तरह से समय को महसूस करता है। बिग बैंग के साथ ही हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था, लेकिन अगर उसी वक्त उसकी आंख नहीं खुली हो तो क्या कोई ऐसा वक्त भी था जब ब्रह्मांड में कोई टाइम ही नहीं था? प्रोफेसर लैरी शुल्मन शायद ड्रेसडन, जर्मनी में गलत जगह पर है। इनका होम बेस तो न्यूयॉर्क की क्लार्कसन यूनिवर्सिटी है, जहां अक्सर बर्फ की मोटी परत जम जाती है। शायद इसी को देखते हुए लैरी का कहना है कि शुरुआती ब्रह्मांड में समय था ही नहीं। लैरी ने उन सिस्टमों के व्यवहार की जांच की जिनमें बहुत बड़ी संख्या में पार्टिकल होते हैं, जैसे कि इस झरने का पानी या ब्रह्मांड। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से हम समय और प्रकाश के रिश्ते के बारे में भी जान सकते हैं। प्रकाश किसी घटना की जानकारी को यहां से वहां ले जाता है। उसके सहारे ही हम अंदाजा लगा पाते हैं कि अभी क्या हो रहा है। मगर चूंकि प्रकाश की एक स्पीड लिमिट होती है, इसीलिए हम जो भी देखते हैं वो असल में पहले ही हो चुका होता है। मिसाल के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 8 मिनट लगते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और हम जानते हैं कि प्रकाश की स्पीड करीब 2,99,338 किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसलिए उसे उतना ही समय लगेगा। ऐसे में अगर सूरज में विस्फोट होता है तो हमें उसका पता विस्फोट के 8 मिनट बाद ही लग पाएगा। ब्रह्मांड के दूर दराज के हिस्सों से आने वाला प्रकाश पृथ्वी की ओर 1,380 करोड़ साल से बढ़ रहा है। तभी से जब बिग बैंग के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। शुरुआती ब्रह्मांड सिर्फ चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक फील्ड भर था, प्लाज्मा का एक बेहद गर्म और घना बादल। फोटॉन यानी प्रकाश के पार्टिकल उस घने बादल में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते थे। फिर ब्रह्मांड की जिंदगी में 3,80,000 साल बाद अचानक ही एक बदलाव आया, जिसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। उस वक्त एटम बनने शुरू हुए। रिकॉम्बिनेशन के पहले अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आपस में टेम्परेरी जुड़ भी जाते थे तो अचानक उनके बीच एक फोटॉन आ जाता और उन्हें अलग कर देता था। रिकॉम्बिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें पहले प्लाज्मा के अंदर इधर उधर और एक दूसरे से दूर दूर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये भी आइस हॉकी जैसा ही है और हम मान लेते हैं कि हॉकी पक एक फोटॉन है। ये एल्बर नदी है जो कभी कभी पूरी तरह से जम जाती है। मान लीजिए कि मैं इसके जमने के बाद इसके ऊपर हॉकी खेलने जाता हूँ और अपने हॉकी पक से मैं बड़ी आसानी से इसे किनारे की ओर मार देता हूँ। मगर बिग बैंग के बाद हमारा ब्रह्मांड बाधाओं से भरा हुआ था। अब मान लीजिए कि मेरे चारों ओर गोलकीपर खड़े हैं
और वो गोल नहीं रोक रहे, बल्कि सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरा हॉकी पक उनके पार न जाए। वो सारे गोलकीपर मेरे चारों ओर खड़े हैं और मैं जैसे ही हिट करता हूँ वो पक को रोक लेते हैं। मेरा पक उन्हें पार नहीं कर पाता है। लैरी के मुताबिक यही है शुरुआती ब्रह्मांड। फोटोन पक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गोलीज को पार नहीं कर पाते, इसीलिए प्रकाश भी नहीं रहता है। यहाँ एक बात ये भी है कि ये गोलकीपर थोड़े अलग हैं और ये एक लड़का और एक लड़की के क्रम में खड़े हैं, मगर ये चेहरे पर लगे मास्क की वजह से पहले ये बात नहीं जानते थे। लेकिन कुछ देर बाद जब एक गोलकीपर ने अपने चेहरे से मास्क हटाया, तब उसके पास खड़ा लड़का बोल पड़ा और तब पक उनके बीच से निकल गया। इस तरह जब एक बार फोटोन का आसानी से किसी जगह से निकल जाने का सिलसिला शुरू हो गया तो दुनिया ही बदल गई। शुरुआती ब्रह्मांड में फोटोन आसानी से नहीं घूम पाते थे और तब बदलाव को मापने का भी कोई जरिया नहीं था। लैरी का कहना है कि इसका मतलब है कि उस वक्त टाइम था ही नहीं। रिकॉम्बिनेशन के बाद जब ब्रह्मांड ठंडा हुआ और एटम बने, तब जाकर प्रकाश आसानी से घूमने लगा। लैरी के मुताबिक उसी वक्त ब्रह्मांड की घड़ी भी चलने लगी। ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में समय था ही नहीं, मगर फिर धीरे धीरे समय बना और हम चीजों में होने वाले बदलावों को देखने लगे। कहा जा सकता है कि इस तरह से ब्रह्मांड में समय का जन्म हुआ। लेकिन क्या ब्रह्मांड के खत्म होने पर समय भी उसके साथ ही खत्म हो जाएगा? ये फिजिसिस्ट मानते हैं कि समय पूरी तरह से फंडामेंटल है, वो हमेशा से है। हाँ, स्पेस आता जाता रहता है। समय हमेशा आगे बढ़ता है, कभी पीछे नहीं जाता। फिजिसिस्ट कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि एनर्जी हमेशा बिखरती रहती है। अगर हम समय को काफी पीछे ले जाएं, तो हम देखेंगे कि ब्रह्मांड की सारी एनर्जी साथ जमा हो रही है। बिग बैंग के वक्त हर चीज एक ही बिंदु पर फोकस थी। हम समय को इससे ज्यादा पीछे नहीं ले जा सकते, या ले जा सकते हैं? कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के फिजिसिस्ट शॉन कैरोल ने अपने करियर में ज्यादातर वक्त समय का अंदाजा लगाने में ही बिताया। हालांकि समय कब शुरू हुआ ये एक रहस्य है, पर शॉन मानते हैं कि एक बात तो तय है, हमारे ब्रह्मांड में समय की एक दिशा है, एक तीर जो हर चीज से गुजरता है। समय ब्रह्मांड में आने वाले बदलाव का पैमाना है। अगर दुनिया में कोई बदलाव ही ना हो तो हम ये जान भी नहीं पाएंगे कि वक्त बीत रहा है। तब तो हर चीज हर वक्त एक जैसी ही नजर आएगी, कोई घड़ी नहीं होगी। तब समय का भी कोई मतलब नहीं होगा। जब तक कुछ बदल रहा है, वो भले ही कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसका मतलब है कि समय चल रहा है और हमारा ब्रह्मांड भी लगातार बदल रहा है। जब हमारा ब्रह्मांड बिल्कुल शुरुआती दौर में था, तब बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी एक ही जगह पर जमा थी। उसके बाद बिग बैंग हुआ और फिर हर बीतते सेकंड के साथ एनर्जी भी दूर तक फैलती चली गई। एनर्जी के उस फैलाव को एंट्रोपी कहते हैं। शॉन मानते हैं कि समय आगे की ओर बढ़ता है, एक तीर की तरह, और वो लो एंट्रोपी से हाई एंट्रोपी की ओर जाता है। मगर समय के तीर को आखिर क्या चीज चलाती है? अब उलझाने वाली बात यह है कि एंट्रोपी लगातार बढ़ती जाती है, मगर जब बिग बैंग हुआ था उस वक्त एंट्रोपी बहुत ही कम थी। फिर वो ऐसी कैसे बन गई, वो आखिर कहां से आई? हम फिजिक्स में जो कुछ जानते हैं उसके मुताबिक एंट्रोपी में हर चीज बढ़ती है, लेकिन अगर हम बिग बैंग के वक्त पर जाएं तो वहां लोअर एंट्रोपी भी नहीं थी जिससे वो बन सकती थी। शॉन मानते हैं कि इसकी वजह यह है कि हमारा ब्रह्मांड एक दूसरे ब्रह्मांड का बच्चा है। मगर वो ब्रह्मांड कैसा था? शायद इसके जैसा। मान लीजिए कि एक ब्रह्मांड इक्विलिब्रियम के अंदर है, वहां एंट्रोपी भी बहुत ज्यादा है, मगर वो खाली हो जाता है और वहीं स्थिर पड़ा रहता है, जैसे इस टैंक में रखा पानी। इसमें कोई हलचल नहीं है। अब ये सोचिए कि इस ब्रह्मांड में जहां सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है, वहां अचानक ही एनर्जी से भरी एक छोटी सी जगह बाहर आती है, ऐसी एरिएटेड टैबलेट की तरह।
इस सोडे से एक छोटी, डेंस और लो एंट्रोपी शुरू होती है, ठीक उसी तरह से जैसे बिग बैंग के वक्त हमारे ब्रह्मांड में हुआ था, मगर उसके बाद ब्रह्मांड फैलता गया, ठंडा हुआ और उसमें तारामंडल बने। समय का तीर भी अतीत से भविष्य की ओर चल पड़ा। उसी तरह से सोडे में भी झाग बनता है और ये हायर एंट्रोपी बन जाता है और फिर अपने आसपास के पानी में मिलने लगता है और आखिर में हमारे ब्रह्मांड की तरह ये भी इक्विलिब्रियम में समा जाता है और फिर उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां इसमें और बदलाव नहीं होते, उस स्थिति में जहां समय का तीर नहीं होता। मगर एक मुर्दा ब्रह्मांड जिसमें जीवन ही ना हो, तारे या सॉलिड मैटर ना हो, वो किसी और ब्रह्मांड को कैसे जन्म दे सकता है?